नमस्कार। आज है तारीख 9 जुलाई, दिन बुधवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं संदीप राय। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू दूसरी बार मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। קיימתי היום פגישה נוספת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, אחר כך פגישה קצרה עם סגן הנשיא ואנס। ट्रंप के ये कहने के बावजूद कि जल्द होगा हमास इसराइल समझौता, क्यों नहीं हो पा रहा युद्ध विराम, करेंगे विश्लेषण। भारत में मजदूर संगठनों ने नए श्रम कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर बुलाई हड़ताल। मजदूरों ने संघर्ष करके 40 कानून अपने हक में बनवाए थे। क्या जरूरत पड़ी उन सारे कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड ले आने की? आपको विस्तार से बताएंगे कि मजदूर संगठन चाहते क्या हैं। पर पहले देश दुनिया की खबरें संदीप राय से। गुजरात में एक पुल का बीच का हिस्सा ढह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई है। यह पुल वडोदरा जिले के बाहरी इलाके में माही नदी पर आणंद और पादरा को जोड़ने के लिए बनाया गया था। पुल ढहने से कई वाहन नदी में गिर गए। 5 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि नदी से वाहनों को निकाला जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद बीबीसी संवाददाता तेजस वैद ने बताया, इस दुर्घटना में 2 ट्रक, 2 पिकअप व्हीकल और रिक्शा जो है वो नदी में गिर गए थे और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो तुरंत यहाँ पे आ गई थी। जो भी लोग इस दुर्घटना में जिन्होंने जान गंवाई है उनको राज्य सरकार की ओर से 4 लाख का मुआवजा घोषित किया गया है और जो भी घायल है उनको 50,000 की सहाय दी गई है। गुजरात के जो प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल है, उन्होंने बताया है कि नियत समय पर नियमित तौर पर इस ब्रिज की जो है वो मरम्मत की जा रही थी। हालांकि फिर भी ये ब्रिज की दुर्घटना क्यों हुई है ये एक सवाल है और इसकी तफ्तीश जो है वो भी चल रही है। भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान राजस्थान में क्रैश हो गया। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि जगुआर ट्रेनर विमान राजस्थान के चूरू के पास एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था। इस दुर्घटना में दोनों पायलटों की मौत हो गई है, जबकि नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यूक्रेनी वायुसेना का कहना है कि रूस ने बीती रात अब तक की सबसे भारी बमबारी की है। इस दौरान 740 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। हमले का मुख्य निशाना उत्तर पश्चिमी यूक्रेन का लुत्स्क शहर था, जो पोलैंड से आने वाली सैन्य और मानवीय सहायता की लाइफलाइन है। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति बढ़ाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद रूस ने संयमित प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप अक्सर सख्त लहजे में बात करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करता रहे, मॉस्को वाशिंगटन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के प्रयास जारी रखेगा। लाल सागर में एक मालवाहक पोत पर हमले में चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। इस पोत पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने कहा है कि इस पर छोटी नाव से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके बाद समुद्र में झुक गया। पोत पर चालक दल के 22 सदस्य मौजूद थे। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पुलिस पर हमले को युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि लूटपाट या दंगा करने वालों के पैर में गोली मारी जाएगी। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब राजधानी में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। चट्टग्राम बंदर पॉडकास्ट की शुरुआत आज गजा और इसराइल से। पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं कि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम क्यों नहीं हो पा रहा। अगर ये होगा तो कैसे होगा और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। एक फलस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी से कहा है कि कतर में इसराइल और हमास के बीच गजा में नए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर समझौते के लिए बातचीत जो है वो 3 दिनों की अप्रत्यक्ष बातचीत जो थी वो रुक गई है। अधिकारी का कहना है कि मुख्य मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि युद्ध विराम और इसराइली सैनिकों की वापसी के दौरान राहत सामग्री का वितरण आखिरकार कैसे किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं और कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री के बीच गजा में सीज फायर को लेकर चर्चा हुई थी और 2 दिन में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात है। ट्रंप से मुलाकात करने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, קיימתי היום פגישה נוספת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן,
אחר כך פגישה קצרה עם סגן הנשיא ואנס. नेतन्याहू कह रहे हैं कि आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी एक और बैठक हुई और उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस के साथ एक छोटी बैठक हुई। हमारा पूरा ध्यान अपने बंधकों को छुड़ाने की कोशिशों पर था। हम इसके लिए एक पल का भी वक्त जाया नहीं करेंगे और ये हमारे बहादुर सैनिकों के सैन्य दबाव के कारण ही संभव हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा था कि इस सप्ताह के अंत तक हमास और इसराइल के बीच समझौता हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में बीबीसी संवाददाता पीटर बर्ज ने ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत क्या हुई उसका ब्यौरा उनसे सुनते हैं। This latest meeting between President Trump and the Israeli Prime Minister appears to be a last-minute addition to Benjamin Netanyahu's schedule. ऐसा लगता है कि इस्राएली प्रधानमंत्री की ये मीटिंग अंतिम समय में तय की गई थी। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि गजा में जंग को लेकर उनकी नेतन्याहू से विस्तृत बात हुई है और उन्होंने कहा कि इसे हल करना होगा। विटकॉफ भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा इस सप्ताह के अंत तक संघर्ष विराम पर पहुंचने की संभावना है। प्रस्तावित 60 दिनों के संघर्ष विराम में 10 बंधकों और 9 बंधकों के शवों को वापस करना शामिल है। दोहा में चल रही बातचीत में मध्यस्थों को अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। एक अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से पहले कतर के मध्यस्थ ट्रंप से मिले थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ताओं ने गजा में फलस्तीनी लोगों को दक्षिणी रफाह में विस्थापित करने की इसराइल की योजना पर चिंता जताई है और इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इसराइल काट्स, उन्होंने नागरिकों को रफा कैंप में ले जाने की योजना पेश की है। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता निक पीक का भेजा ब्यौरा सुनते हैं आदर्श राठौर से। Talks may have restarted to find peace in Gaza. गजा में शांति के लिए बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन जंग से छुटकारा नहीं है और ना ही इसराइली बमों से। रात में इसराइली हमले में 3 लोग मारे गए, जिनमें एक बच्ची भी है। मोहम्मद इस बच्ची के दादा हैं। Mohammed is the baby's grandfather. Was she bombing Israel? A 5-month-old baby. उन्होंने कहा इस्राएली हमले में 5 महीने की बच्ची मारी गई। किस नैतिकता की वो बात कर रहे हैं? संघर्ष विराम के लिए कौन सी वार्ता चल रही है? अगर संघर्ष विराम लागू हुआ तो इस्राएली रक्षा मंत्री ने कहा है कि मलबे में बदल चुके रफा में एक ह्यूमैनिटेरियन कैंप बनाया जाएगा। उन्होंने इस्राएली सेना को आदेश दिया है कि वो गजा में सभी फलस्तीनियों को रफा के कैंप में भेजने की योजना बनाए। पूरी आबादी को गजा से बाहर करने की योजना की इसराइल के अंदर ही कुछ लोगों ने आलोचना की है। ब्रिटिश मानवाधिकार वकील पेरनेस कैनेडी कहती हैं, The British human rights lawyer Baroness Kennedy went further. मुझे लगता है कि हम एक जनसंहार का गवाह बनने जा रहे हैं। मैं जाने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थी क्योंकि स्थितियां बहुत खराब हैं और इसके पीछे जनसंहार की मंशा है, क्योंकि हम जनसंहारक रवैया देख रहे हैं। Israel has consistently rejected the charge of genocide. हालांकि जनसंहार के आरोपों से इस्राएली सरकार इनकार करती रही है। उसका कहना है कि उसका सैन्य अभियान गजा में 50 बंधकों को वापस लाने और हमास को खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है। तो ये हमने भेजा ब्यौरा सुन लिया। यहाँ पर पॉडकास्ट में हम शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। हरेंद्र, हफ्ते भर पहले भी हम बात कर रहे थे और बात का मुद्दा ये था कि ट्रंप क्या समझौता करवा पाएंगे हमास और इसराइल के बीच। हफ्ते भर का वादा भी था या ये कहें कि दावा था। 2 बार मिल लिए नेतन्याहू से और हमने जैसा बताया बातचीत तो रुक गई। हो क्या है, मतलब क्यों नहीं बढ़ पा रही है? देखिए, अभी पहली बार थोड़ी देर पहले ही नेतन्याहू का इस प्रसंग में एक वक्तव्य आया है। अभी तक युद्ध विराम को लेकर के, संघर्ष विराम को लेकर के उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया था। कहा यह जा रहा था कि किस तरह से बंधकों की रिहाई होगी, इस पर खास चर्चा हुई उनकी। 2 बार ट्रंप के साथ और जेडी वांस के साथ भी उनकी चर्चा रही। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जिसमें कि उन्होंने पहली बार कहा है कि संघर्ष विराम को लेकर के अच्छे आसार बन रहे हैं। उन्होंने कहा, पहली बार कहा कि अच्छे आसार बन रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह की मांगे दोनों तरफ से हो रही थी, वो मांग पर अभी भी दोनों पक्ष कायम है। लेकिन फिर दोनों पक्ष जो है थोड़ी बहुत लचीलापन भी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसराइल जो है अभी भी ये कर रहा है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के वो वहां पर गजा में दाखिल हुआ था, उन लक्ष्यों को जब तक पूरा नहीं कर लेता तब तक वो पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी ये अस्थायी जो संघर्ष विराम की बात चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि
ठीक ठाक प्रगति हुई है। यहाँ पर इसी तरह का वक्तव्य विदेश मंत्री जो है गिदोन सार उनके तरफ से भी आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि वो ये अस्थायी युद्ध विराम के लिए वो इसराइल जो है कारगर कदम उठाने के लिए तैयार है, और अगर इन 60 दिनों के बातचीत के दौरान जब ये संघर्ष विराम होगा और 60 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच में जो नेगोशिएशन चलेंगे उसमें अगर आम सहमति बन पाती है और इसराइल अपने लक्ष्यों में कामयाब होता है तो पूर्ण युद्ध विराम के लिए भी इसराइल तैयार हो सकता है। तो थोड़ा बहुत जो है लचीलापन बिल्कुल देखने को अभी नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि फलस्तीन की ओर से एक मतलब बयान आया जिसमें ये कहा गया कि बातचीत रुक गई है, तो इसका मतलब ये कि बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। देखिए, बातचीत थोड़ा आगे तो बढ़ी है, लेकिन जैसे हमास के तरफ से जो मांग हो रही थी और सबसे अहम मांग जो है हमास की वो ये है कि इसराइल पूर्णतः जो है गजा से बाहर निकले, अपने फौज को वहां से बाहर निकाले। उस मांग पर वो अभी भी एक तरह से अडिग है, लेकिन अडिग होने के साथ साथ कुछ इस तरह के भी बयान उनके कुछ नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि वो उस पे समझौते के लिए भी तैयार हैं। अभी माना ये जा रहा है कि मोराग कॉरिडोर जो है, ये जो बरामदा है रफा के उत्तर में, वहां पर इसराइल का कहना है कि वो अपनी फौज को वहां पर किसी भी शर्त पे तैनात रखेगा, क्योंकि वहां पर अगर उसकी फौज तैनात रहती है तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिसकी हम लोग काफी चर्चा करते रहे, जहां से काफी तस्करी होती थी हथियारों की, उस पर वो नियंत्रण कर पाएगा। तो इसराइल जो है वो अडिग है इस मांग पर कि उसकी फौज मोराग कॉरिडोर पर जरूर तैनात रहेगी, चाहे आगे जो भी समझौता हो। और ऐसा अब लग रहा है कि हमास जो है वो भी कुछ उस तरह के इस्राएली ट्रूप्स के जो डिप्लॉयमेंट पर कहां पर इस्राएली फौज रह सकती है, इसको लेकर के ही जो बात है वो अटकी हुई है। बाकी चीजों को लेकर के एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहत सामग्री के वितरण को भी लेकर के इसराइल जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है। पहले से उसका रवैया जो है वो नरम हुआ है। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर 1 कदम पीछे हटते हैं, बात कुछ होती नहीं। देखिए, हम लोगों ने काफी कल इस पर चर्चा की, क्योंकि अभी कुछ इस तरह के हालात बने हैं कि जिसकी वजह से लग रहा है कि प्रगति हो सकती है बातचीत में, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो हैं उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, और साथ ही साथ ट्रंप जो हैं वो इस बार थोड़े तटस्थ नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से भी ये कहा जा रहा है, एक तो उनको नोबेल पुरस्कार का एक जो ऑब्सेशन उनके दिमाग में, वो भी काफी हद तक जो है इस बात को काफी दबाव बना रहा है इसराइल पर, और दोनों पक्षों पर दरअसल दबाव बनाता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ नेतन्याहू जो हैं वो भी यहाँ की जो घरेलू जो सियासत का जो माहौल बन रहा है उसमें वो काफी आश्वस्त पहले से नजर आ रहे हैं, और हमास जो है वो काफी कमजोर जो है पहले से महसूस कर रहा है, उसने इसको स्वीकार भी कर लिया। तो इन सारी वजहों से ऐसा लग रहा है कि प्रगति होने की उम्मीद पहले से ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन ये तब तक उम्मीदें कायम रहेंगी कि जब तक दोनों पक्षों के बीच में युद्ध विराम नहीं होता है या नहीं होता है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। भारत में आज का दिन हड़ताल का दिन था। वैसे देखा जाए तो एक ज़माना था जब देशव्यापी हड़ताल आम थी, लेकिन अब उस तरह की हड़तालें नहीं होती। जब सब कुछ बंद हो जाता था, सड़कें खाली, रेल, बस समेत सभी आने जाने के साधन बंद, बैंक बंद, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। और दिमाग पर अगर संदीप जोर डालें तो याद आता है कि पिछली आम हड़ताल 2024 में आम चुनावों के पहले हुई थी। तो आज ट्रेड यूनियनों ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया था। जी मोहन जी, तो आज ट्रेड यूनियनों ने देश भर में हड़ताल का जो आह्वान किया था, इसमें 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनें और फेडरेशन थी, और उनकी मुख्य मांग ये थी कि 4 लेबर कोड्स यानी श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए। साथ ही उनकी 17 और मांगें भी हैं।
आज के इस पॉडकास्ट में हम विस्तार से इस बात पर बात करेंगे कि इन संगठनों की मांगें क्या हैं और इस हड़ताल का असर कैसा रहा। तो आम हड़ताल का असर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थोड़ा सा नजर आया। ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों ने रैलियां निकाली, प्रदर्शन बुलाए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद समेत प्रमुख शहरों में यूनियन कार्यकर्ताओं ने हड़ताल में हिस्सा लिया। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इस विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए वहां पहुंची बीबीसी संवाददाता प्रेरणा। दिल्ली के जंतर मंतर से बीबीसी के इस खास लाइव में मैं आपके साथ प्रेरणा और मेरे सहयोगी शाद मदद। आज यानी 9 जुलाई की तारीख को देश भर के 10 ट्रेड यूनियंस और फोरम्स ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, कॉल दी थी इन्होंने, और इनका दावा था कि इसमें 25 करोड़ कर्मचारियों का इन्हें समर्थन मिलेगा, इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल कई हैं कि इसका कितना असर है, क्या कुछ असर है, ये ट्रेड यूनियंस आखिर यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, इनकी मांगें क्या है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि आखिर ये यहाँ इस वक्त क्यों मौजूद हैं। तो दरअसल 5 साल पहले केंद्र सरकार जो लेबर कोड है वो लेकर आई थी, श्रम कानून में बदलाव केंद्र सरकार ने किया था। ये 4 लेबर कोड थे। उनका कहना है कि ये कोड जो है, लेबर कोड, ये श्रम विरोधी हैं, इससे मजदूरों, कर्मचारियों का नुकसान होगा, जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि ये उनके हक में है, कर्मचारियों के और मजदूरों के हक में है। तो हम एक एक करके कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। मैं CITU का नेशनल सेक्रेटरी हूँ, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मांगों के बारे में अगर बोले तो हमारा 12 सूत्रीय मांगे हैं। नंबर 1 तो है कि 4 श्रम संहिता को रद्द करें। साथियों, दूसरा है कि प्राइवेटाइजेशन को बंद करें। किसानों का कुछ मांग भी हमें जोड़े हैं, और जो नेशनल पाइपलाइन, मॉनिटरी पाइपलाइन जो किए हैं ये प्राइवेटाइज करने के लिए, उसको भी खत्म करें। आई एम नेशनल सेक्रेटरी CITU सिंधु। देखिए, ये जो है, आज हमारी इस हड़ताल का जो मुख्य बिंदु है वो है कि ये जो 4 लेबर कोड जो लेके आया उसको तुरंत वापस करो। ये है मुख्य मांग है, जो पिछले जो 5 सालों में नहीं, उससे पहले उस लेबर कोड तो 5 साल का ही हुआ, तो उसके पहले भी यही कोशिश हुआ था। इवन UPA के टाइम में भी ये लेबर लॉस जो है उसके अंदर में जो प्रो एम्प्लॉयर, जो मालिकों के पक्ष में जो बदलाव लाने का जब भी कोशिश हुआ तो मजदूरों ने हड़ताल किया है, आम हड़ताल समेत। लेकिन यही है कि इसका असर यही हुआ कि 5 साल हो गया। अभी यहाँ पर मेरी दाईं ओर ये मंच है जहाँ से अपनी बात रखी जा रही है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग है पुलिस की, पुलिस बल की तैनाती भी है, और धीरे धीरे थोड़ा हमें यहाँ पर लोगों का आना अभी नज़र आ रहा है। ट्रेड यूनियंस के वर्कर यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आम कर्मचारी हैं, आम मजदूर हैं, उनकी यहाँ मौजूदगी नहीं नज़र आ रही। एटक की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगों के बारे में बात की। इन कोड्स में हमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि यूनियन रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स जो हैं ऐसे कर दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, और यूनियन को डी रजिस्टर करना इतना सिंपल कर दिया है कि एनी रजिस्ट्रार ऑन विम्स डी रजिस्टर कर देगा। रिकॉग्निशन जो यूनियंस का होता है उस प्रोसेस को डिफिकल्ट किया है, और डी रिकॉग्निशन बिल्कुल आसान कर दिया गया है। स्ट्राइक तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि जिस दिन नोटिस दोगे उसी दिन से कंसिलेशन पीरियड शुरू माना जाएगा, और कंसिलेशन पीरियड में स्ट्राइक इज इलीगल, तो आप नहीं कर सकते हैं। साथ में वेज की डेफिनेशन ये बदल रहे हैं, सैलरी टेक होम उसमें रिड्यूस हो जाएगी। उसके साथ साथ इनका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के कानून के तहत इंस्पेक्शन सिस्टम टोटली बंद कर रही है गवर्नमेंट। ILO की कन्वेंशन नंबर 81 का टोटल वायलेशन हो रहा है, और वर्कर्स आए दिन मर रहे हैं। अब तो वो जो फैक्ट्री थी, फार्मा फैक्ट्री, जिसके बारे में शुरू में 12 कहा, फिर 25 कहा, फिर 39 कहा, अब मालूम हो रहा है कि 70 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं। ठाला में जो पहले 2 बोल रहे थे उनकी गिनती 8 हो गई है। जो शिवाकाशी में 4 लोग मरे बोल रहे थे, उनकी गिनती 8 हो चुकी है। थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहूंगा कि ये लेबर कोड्स कहाँ कहाँ लागू हुआ है, अब तक क्या स्थिति है इसकी? हाँ, इसमें क्या है कि लेबर कोड ऑफिशियली कहीं लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट है, सेंटर और स्टेट दोनों ने मानना होता है। तो वो रूल्स फ्रेम होके जब तक नोटिफाई नहीं होते, स्टेट में लॉज नहीं लागू हो सकते।
तो कुछ स्टेट्स ने वो रूल्स फ्रेम किए, कुछ स्टेट्स ने रूल्स भी नहीं फ्रेम किए। जिन्होंने रूल्स फ्रेम किए उनमें से थोड़ों ने नोटिफाई किए, बाकियों ने नोटिफाई भी नहीं किए। यूपी वालों ने तो इवन उसके नोटिफिकेशन से पहले ही लेबर कोड्स के हिसाब से लॉज में चेंजेस करने शुरू कर दिए। यूपी वालों ने किए हैं, आपके गुजरात वालों ने किए हैं, आपके मध्य प्रदेश वालों ने किए हैं, और यही प्रेशर उनका बिहार की गवर्नमेंट पे है, पर वो नोटिफाई नहीं कर पाए अभी तक। अगर आप लेबर लॉज जो हमें मिले हुए हैं उनको छीनने की कोशिश करोगे, वीकेंड करोगे और हमें अंग्रेजी राज के जमाने में फेंकने की कोशिश करोगे, तो वी विल फाइट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, वी विल फाइट स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। एक दिन की हड़ताल से क्या होगा? हमने लेबर कोड्स के ऊपर नवंबर 26 को हड़ताल की थी 2020 में। उसके बाद हमने 2021 में नेशनल मोबिलाइजेशन किया था। उसके बाद हमने 2022 में फिर हड़ताल की थी। उसके बाद हमने 2024 के अंदर 2 दिन की हड़ताल की थी और 2023 में 3 दिन का महापड़ाव किया था। ये जो हम लगातार उन लेबर कोड्स प्लस अदर इश्यूज पे लड़ रहे हैं, उसी की वजह से ये रूल फ्रेमिंग लटका हुआ था, नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो ये एक हड़ताल नहीं है। हम ये जानते हैं कि 9 जुलाई भी कोई लास्ट इशू नहीं है। तो ये थे एटक के जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर। हालांकि इस आम हड़ताल में देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं रहा। इस संगठन के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र ने कहा कि उनका संगठन 2 लेबर कोड्स के पक्ष में है। हमारा विचार क्या है, 2 कोड बहुत अच्छा है, प्रो लेबर है, वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड। हम लोग वेज कोड सोशल सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार के ऊपर आग्रह कर रहे हैं, और IR कोड में और OSH कोड में बहुत सारे हमको भी रिजर्वेशन है, इसलिए हम लोग उसको सरकार को हम समर्थन इस विषयों में 2 कोड के बारे में नहीं है। आम हड़ताल को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दिया था और पंजाब में किसान संगठनों ने जगह जगह एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। उधर राजस्थान में इस बंद को लेकर सीटू की प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा चोपड़ा ने कहा, ये जो हड़ताल का नोटिस दिया गया था, ये हड़ताल पहले 20 मई को होनी थी। और हड़ताल ज़रूरी इसलिए है कि जिस तरीके से भाजपा और RSS की केंद्र सरकार जो एक्चुअल में कॉरपोरेट और कम्युनल लोगों की एक सरकार बन चुकी है, ये जिस तरीके से नीतियां बना रही हैं, पहले आपको ध्यान होगा किसान विरोधी 3 काले कानून ये लेकर के आए और किसान समय रहते समझ गए, उन्होंने लंबा संघर्ष किया और अंततः मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो कानून वापस लेने पड़े। वो अलग बात है कि उन्होंने जो समझौता किया किसानों के साथ, उसको आज तक लागू नहीं किया है, माना नहीं है। ये धोखाधड़ी किसानों के साथ की है। ऐसे ही 4 लेबर कोड मजदूरों के ऊपर थोपने का काम सरकार कर रही है, जबकि पहले से जो आज़ादी के बाद मजदूरों ने संघर्ष करके 40 कानून अपने हक में बनवाए थे। उसमें मजदूरों को यूनियन बनाने का, अपने हक के लिए बोलने का, कोई ज्यादती अगर एम्प्लॉय की तरफ से होती है, नियोक्ता की तरफ से, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार था। क्या ज़रूरत पड़ी उन सारे कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड ले आने की? ओडिशा में बीजू जनता दल से जुड़े श्रम संगठन बीजू श्रमिक सामुख्या ने भुवनेश्वर में रैली निकाली। तेलंगाना में BRS ने इस हड़ताल का समर्थन किया था। और दक्षिण भारत में इस हड़ताल का क्या असर रहा, बेंगलुरु में मौजूद इमरान कुरैशी से सुनते हैं। आज दक्षिण भारत में बंद की सफलता सिर्फ केरला में देखने को मिली। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में केंद्र सरकार के श्रम नीतियों के खिलाफ कई प्रदर्शन निकाले गए, लेकिन हर जगह ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। केरला में सार्वजनिक और निजी परिवहन पर काफी बंद का असर देखने को मिला। कुछ बस डिपोज पर भी पत्थरबाजी की खबर आई, लेकिन ज्यादातर बंद शांतिपूर्ण ही रहा। वामपंथी सरकार ने सरकारी नौकरों को काम पर नहीं आने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान तो की थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। विश्वविद्यालयों में परीक्षा कल ही पोस्टपोन किए गए थे। भारत बंद की तो बात हमने कर ली, लेकिन बिहार में बंद की एक और वजह थी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राज्य में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के खिलाफ बंद का आह्वान किया था। पटना में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी एक रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है।
इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि विपक्ष अपनी संभावित हार से डरा हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, अभी बेचारे आंदोलन में लगे। जब 50% लोगों ने सहमति दे दिया तो जनमत ने सहमति दे दिया, तो बिहार के लोगों ने सहमति दे दिया कि हम समीक्षा कराएंगे, और ये सड़क पर घूम रहे हैं। तो ये लोग राजकुमार लोग हैं, गांधी परिवार का राजकुमार और लालू जी का राजकुमार। ये सब लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग नहीं। जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार बंद को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। ये देश के सामने बताना जरूरी है कि ये कौन सी राजनीति है कि आप लोग स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, मेंशन करते हैं, केस की कल सुनवाई होने वाली है, और आज आप सड़कों पे दबाव बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। पंचायत सीरीज के प्रहलाद यानी कि एक्टर और प्रोड्यूसर फैसल मलिक इलाहाबाद से मुंबई तक कैसे पहुंचे, ये आप जानना चाहते होंगे। फैसल मलिक ने बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी से लंबी बातचीत की है और इसमें उन्होंने बताया कि पंचायत सीरीज को लिखने में वक्त लगता है, और साथ ही फैसल मलिक प्यार या राजनीति पर क्या सोचते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो फैसल मलिक को पसंद है। एक छोटी सी बातचीत। आपने काम बहुत सारा किया है, उसमें वासेपुर भी है, पर जो ज़्यादा आप लोकप्रिय हुए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो पंचायत के बाद है। अब जब इतना नाम मिल रहा है उसकी वजह से और उस कैरेक्टर की वजह से, तो आपको वो दिन याद आता है जब पहली बार साइन किया, तो तब आइडिया था कि इतना फेमस हो जाऊंगा इस वजह से? एक्चुअली वो एक्टिंग का पार्ट है ब्रदर, वो तो उसके पहले मैं काफ़ी काम करता था। तो क्या होता है जब पर्दे पे दिखता है ना, वही सबको अच्छा लगता है। वो इतने साल तक बाकी चीज़ किया तो फिर पूछता नहीं, अच्छा ये कर रहे थे कर। हाँ, पर यह है कि कभी हम फेम जो होता है भाई, कभी पता ही नहीं होता यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी भी नहीं पता है कि जितने हम और आप बैठे हुए हैं, जिस शो की वजह से बैठे हुए हैं, उसके बारे में भी नहीं सोचा था कि ये शो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना पसंद होगा कि लोग जो है उसको उसके बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे और ऐसे इस तरीके से बवाल मचाए रहेंगे शो का। पंचायत का एक सीजन बनने में शुरुआत से लेके आखिर तक कितना टाइम लग जाता है? देखिए, वो प्रोसेस क्या रहती है पूरी? लिखाई तो चंदन 1 साल लेता है, ये अभी तो 1 साल तो पहले भी, फिर हम 1 साल में बनाते हैं। ये सबसे जल्दी बना हुआ है 1.5 साल में, वरना 2 साल तो चलता है एक बनाने में। देखिए हम लोग चौथे पे हैं, 19/6/2025 चल रहा है। समझ 2018 में लिखा होगा, 2019 में हमने शूट किया कोविड के पहले। हाँ, तो समझ लीजिए 6 साल में 4 सीजन आया। रील में हमने आपको देखा है कि एज प्रहलाद चा आप कई बार भावुक हुए। असल जिंदगी में फैसल मलिक कब भावुक होते हैं और उनकी आंखें किन कारणों से नम हो जाती हैं? नहीं, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। एक्चुअली क्या है कि लोग मेरे आसपास बहुत हैं, दोस्त यार हैं, हम सब एक जिंदगी एक फैमिली की तरह जीते हैं और अच्छे खासे लोग हैं। 2 4 5 नहीं है हम लोग, मरी गिरी हालत में 20 अगर नॉर्मल बैठे हैं, अगर बुला लिया तो 150 हो जाते हैं, और सबको अगर वो कह दिया तो 500 1000 हो जाएंगे। ऐसा घर, मतलब पूरी फैमिली मगर जोड़ लें, मेरे भाई, हमारे दोस्त, उनके दोस्त, हम सब एक। तो वो बिना इमोशन के तो हो नहीं रहा है। सब एक दूसरे से प्रति बहुत कनेक्टेड है, सब एक दूसरे का भला चाहते हैं, सब एक दूसरे को पुश करते हैं, सब एक दूसरे, ऐसे लोग नहीं जो बॉम्बे के जो अमीर थे। हम सब का एक ऐसी दुनिया है जो कहीं कहीं से आई थी आज से 20-22 साल पहले, और धीरे धीरे करके अब जो है किसी का एक्स हो गया, किसी का वाई हो गया, किसी ने, मेरे एक दोस्त ने 2-4 रेस्टोरेंट खोले, टच छूटो चल रहे हैं, सब 6-7 होने वाले हैं। हम सब गरीब एक टाइम पे आए थे, जिसके पास ऑटो से बैठे रहते थे, किसी चाय की दुकान पे, किसी इस पे। तो हम लोग एक दूसरे बहुत भावुक लोग हैं, हम लोग भावुक होना भी चाहिए। जो OTT होता है उसमें किसी कैरेक्टर की जो मेहनताना होता है वो कैसे तय होता है? वो कैरेक्टर के ऊपर तय होता है या कितनी देर तक काम कर रहा है, किसके कितने ज़्यादा सीन है? नहीं, सीन पे कभी नहीं होता है। आपने जैसे कहानी सुनी, हमें आपको लेना है। अब आपकी जो 10 दिन का आपके समझ लीजिए 5 एपिसोड या एक शो में आपके शेड्यूल बनता है आपका, उस शेड्यूल में आपकी ज़रूरत 10 दिन है। तो अब आप 10 दिन पर डे के हिसाब से, मतलब 1 डे 10 दिन के हिसाब से कैसे होगा वो उस पर कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। दूसरा क्या होता है कि ओवरऑल चाहे 2 दिन हो 4 दिन हो, बड़े लोग जो करते हैं, हम आएंगे तो हमारा पैसा इतना ही होगा, और बड़े होते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं, आप किडनी बेच के जो बनाना बना लीजिए। एज प्रोड्यूसर आपको कभी किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा फाइनेंशियली किसी बड़े एक्टर को लाने में? नहीं, चैलेंज प्रोड्यूसर का काम जो है वो चैलेंज का ही है दोस्त, थैंकलेस जॉब है। कोई प्रोड्यूसर का नाम सुना है आपने कभी? इसको बहुत अच्छे से लोगों ने कहा हो,
अच्छा होता है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, एक्टर बहुत अच्छा है, म्यूजिक बड़ा अच्छा है, सब बड़ा अच्छा है, प्रोड्यूसर को कुछ नहीं बोलता है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। इस इंटरव्यू में ऐसी कोई बात है जो मैंने आपसे पूछी नहीं और आप सोच रहे थे कि ये तो ज़रूर पूछेगा? नहीं सर, आपने सबसे अच्छी बात की कि आपने बड़े आसानी से सब कुछ पूछ लिया है। वो है, वो अच्छा हुआ है, मुझे कुछ वो नहीं, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए इंटरव्यू। वो जंगी जो मैं दे रहा हूँ ना, सॉरी क्या कट गया। तो ये थे पंचायत सीरीज के प्रहलाद शाह, एक्टर प्रोड्यूसर फैसल मलिक। इनसे बातचीत पूरी अगर आप देखना चाहते हैं तो BBC YouTube पर आप आएँ हिंदी के। पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। स्टूडियो और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत सारथी। आपसे मुलाकात कल तय है, यानी कि बृहस्पतिवार को। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और संदीप राय को अनुमति दें। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर आइएगा। नमस्कार।